गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, मध्य प्रदेश की जनजाति। हमने एक लेक्चर और मध्य प्रदेश की जनजातियों का बना दिया, जिसमें क्या मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। कल की वीडियो में मैंने आपको एक ये बताया था कि जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तो मैंने आपको भील भी बताया था कि मैं आपको कंफर्म बताऊंगी कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी भारत की। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। और अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भील है। और अगर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजातियों का समूह अगर पूछे तो समूह की बात करें तो समूह गोंड है ना। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। और अगर समूह बोले कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है तो गोंड है ना। तो आज हम क्या देखेंगे, जो हम मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ेंगे वो हम किस एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो एमपीपीएससी का प्री है उसमें क्या यूनिट 10 है, उसमें पूरी मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बताया। तो मैं आज आपको इसका सिलेबस बता दूंगी। बाकी जो हमारा एमपीएसआई है ना, पटवारी है, और भी अदर एग्जाम जो एमपी के अंतर्गत होते हैं उसमें ये पूछते हैं जनजातियां। तो इसमें आपका दोनों में आपको बहुत बेनिफिट होगा कि दोनों किसी भी एग्जाम में जो कि एमपी का है उसमें आती है ना जनजातियां। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 में जो सिलेबस दिया है वो हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, जो भौगोलिक विभाजन है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विभाजन है वो हमने पढ़ ही लिया था कि उत्तर पूर्व में कौन कौन सी जनजातियां हैं ना, दक्षिण में कौन सी जनजातियां, ये हमने पहले ही देख लिया ना। तो भौगोलिक विस्तार देखना है हमको, क्या संवैधानिक प्रावधान देखना है। क्या देखना है, जनजातियों के प्रमुख जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, मतलब संविधान में क्या क्या उनके अंतर्गत उनको कौन कौन से अनुच्छेद है जो उनके लिए बनाए गए हैं। तो हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले जो जनजातियों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो जनजातियों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी है, तो 366 जो अनुच्छेद है उसमें दी गई है। और 366 का जो खंड 25 है ना, उसमें क्या अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है। तो हम उसमें ये पढ़ेंगे और इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या डायरेक्ट ये दिया है सिलेबस में संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ना है। तो मैं बस आपको जो कुछ अनुच्छेद है वही बता रही हूँ। जैसे क्या 366 अनुच्छेद जिसके खंड 25 में क्या दी है, जनजाति की परिभाषा दी है। और अनुच्छेद 342 में क्या दिया है, जनजातियों का वितरण दिया है ना। क्या दिया है, जनजातियों का वितरण दिया है। और अनुच्छेद 330 में क्या दिया है कि जनजातियों का लोकसभा में कितना आरक्षण है उसके बारे में दिया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को कितना आरक्षण मिला है इसके बारे में दिया गया है 330 अनुच्छेद में। और 332 अनुच्छेद में क्या दिया है कि विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण मिला है, तो उसके बारे में बताया गया है ना। और 343 के खा या डी में क्या दिया है, पंचायतों में आरक्षण क्या दिया है, पंचायतों में आरक्षण की बात किसमें की है, 243 के गा और या डी में क्या दिया है, पंचायतों में आरक्षण की बात की अनुसूचित जाति जनजातियों के संबंध में है ना। और जो अनुच्छेद 243 के ना या टी में क्या दिया है, नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की गई है। क्या नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात किसमें की गई है, 243 के ना या टा में इसकी बात की गई है। तो लोकसभा में क्या 330, विधानसभा में कौन सा अनुच्छेद 332, और पंचायतों में 343 के डी में, और नगर पालिकाओं में 343 के टी में है ना। अब हम देखेंगे तो 244 में क्या दिया है कि जनजातियों के जो क्षेत्र है, जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये किसमें कहा गया है, 244 अनुच्छेद में बोला गया है ना। और 275 अनुच्छेद में क्या बोला है कि जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है जिसमें क्या मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के बारे में बोला गया, एसटी जो जनजाति उनके बारे में बताया गया है ना। तो उनको क्या सहायता अनुदान की बात की गई है, किसमें 275 अनुच्छेद में क्या
जो अनुसूचित जनजाति है उनको सहायता अनुदान की बात की गई है ना। और अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत है उसका अंत बताया है किसमें, अनुच्छेद 70 में, है ना। तो हम ये जो अनुच्छेद है इनको इन डिटेल में पढ़ेंगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको जो ऊपर से जो चीजें हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद हमको देखने, इसके अलावा भी बहुत सारे अनुच्छेद है, 350 अनुच्छेद है ना, और भी अनुच्छेद है जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है ना। तो ये सब अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां देखेंगे, जिसमें क्या क्या, जिसमें हम गोंड जनजाति देखेंगे, है ना, भील जनजाति देखेंगे, है ना, भील के अंतर्गत है ना भिलाला जनजाति देखेंगे, है ना। भिलाला के बाद हम क्या देखेंगे, पनिका जनजाति देखेंगे, खेरवाल जनजाति देखेंगे, है ना, खेरवाल देखेंगे, हलवा जनजाति देखेंगे, है ना। और हलवा के बाद कौन सी जनजाति देखेंगे, कोल जनजाति देखेंगे, है ना, कोरकू जनजाति देखेंगे, है ना। कोरकू के बाद और भारिया जनजाति देखेंगे, सहरिया जनजाति देखेंगे, है ना। उसके बाद अगरिया जनजाति देखेंगे, और भी अनेक जनजाति है। ये हम प्रमुख जनजाति है किसके अंतर्गत देखेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियों के अंतर्गत देखेंगे, है ना। और इसमें क्या विशेष पिछड़ी जनजातियों पे विशेषकर इन्होंने सिलेबस में बोला है कि विशेष पिछड़ी जनजातियां क्या है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत विशेष कितनी जनजाति शामिल की गई है, 3, जिसमें पहली कौन सी भारिया है, और सेकंड कौन सी है, बेगा है, और थर्ड कौन सी है, सहरिया। भारिया, बेगा और सहरिया। भारिया मुख्य रूप से कहाँ पे रहती है, छिंदवाड़ा के विशेष रूप से पातालकोट में। कहाँ पे, छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है, तो भारिया जनजाति, है ना। और बेगा जनजाति कहाँ पे रहती है मुख्य रूप से, तो मंडला और सिवनी में कहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, बेगा जनजाति। और सहरिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश के उत्तर में रहती है, और विशेषकर श्योपुर में रहती है। कहाँ पे, विशेषकर श्योपुर में रहती है, जो कि मुरैना के पास है ना। तो कौन सी, भारिया, बेगा और सहरिया, है ना, 3 विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना। उसके बाद हम घुमंतू जनजाति देखेंगे, घुमंतू जनजाति, और जो जनजातियां उनसे संबंधित कल्याण के और उनकी योजनाएं देखेंगे कि जो जनजातियों से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई है ना। तो हम ये देख लेते हैं, घुमंतू जनजाति मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या है, तो क्या है, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जो जनजाति कल्याण विभाग है, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 22 जून 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। उसी के अंतर्गत 51 कितनी है, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति है। कितनी, 51 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू क्या है, जनजाति है। जिसमें से क्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि टोटल अगर आप देखें तो विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति कितनी है, तो 51 है। जिसमें से 21 क्या है, विमुक्त जनजाति है, और 30 क्या है, घुमंतू और अर्ध घुमंतू। अगर मैं आपको जैसे घुमंतू जनजाति, जैसे आपको जो हर कहीं क्या अपने जो टेंट है वो लगा के बैठ जाती है ना, ऐसी जो जनजातियां हैं, जैसे बहुत सारी, एक तो इसमें कंजर जनजाति आती है ना, और भी जनजाति हैं, वो मैं आपको बताऊंगी ना, घुमंतू जनजाति, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना। और जनजातियों की क्या संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। संस्कृतियों में क्या देखेंगे, उनकी परंपराएं कौन कौन सी है ना, विशिष्ट कलाएं कौन सी है ना, जैसे हाथ से जो कला बनाते हैं वो कौन सी है, त्योहार कौन से है ना, कि उनके द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं ना। जैसे भगोरिया नृत्य है ना, जो कि भील जनजाति का बहुत प्रमुख त्योहार है ना। इनका धार्मिक महत्व भी है, राजनीतिक महत्व भी है, और सामाजिक महत्व भी है। और इस जो भगोरिया का मेला है वो भी लगता है ना, ये कहाँ कब लगता है, होली के अवसर पर लगता है ना। इनके हम उत्सवों के बारे में देखेंगे, भाषा कौन सी भाषा कौन सी है इनकी, है ना, बोली कौन सी है, साहित्य कौन सा है ना। तो हम जनजातियों की क्या संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और क्या जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है ना। मतलब जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन है 1950
1857 से तो 1947 तक क्या क्या योगदान रहा है ना। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, क्या प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, और मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थान के बारे में देखेंगे, संग्रहालयों के बारे में देखेंगे, और प्रकाशन के बारे में देखेंगे कि जो वन्य प्रकाशन है वो किसके द्वारा हुआ, तो वन्य प्रकाशन भील से संबंधित है ना, ये सब चीजें देखेंगे। और व्यक्तियों में क्या देखेंगे, जिसमें क्या है प्रमुख रूप से तात्या भील है ना, भीमा नायक है, भीमा नायक के बारे में पढ़ेंगे है ना, तात्या भील है उनके बारे में पढ़ेंगे है ना, तात्या भील के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में हम देखेंगे है ना। उसके बाद क्या देखेंगे, जो मध्य प्रदेश की जनजातियों की लोक संस्कृति के बारे में देखेंगे, और लोक साहित्य के बारे में देखेंगे। हम क्या देखेंगे, लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में देखेंगे है ना। तो ये इसके बाद हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में क्या, सबसे पहले क्या जो हमारा भौगोलिक विभाजन हमने देख लिया था उसको एक बार रिवाइज करवा दूंगी। उसके बाद क्या संवैधानिक प्रावधान है उससे हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम मध्य प्रदेश की जनजाति उनको अच्छे से पढ़ेंगे।